आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 9 मार्च 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे सीज फायर पर आगे की बात करने के लिए नरम पड़ा इजराइल, हमास अपनी जिद पर कायम। वेस्ट बैंक में इजरायली आर्मी की नई मिलिट्री रेड्स, कम से कम 16 फलस्तीनी गिरफ्तार। चाइना, रशिया और ईरान समंदर में दिखाएंगे दम। जॉइंट नेवल वॉर गेम से दुश्मन को दिखाएंगे हथियारों का जखीरा और तैयारी। सीरिया के प्रेसिडेंट ने कहा अब काबू में हैं हालात। यूरोपीय यूनियन ने की बशर के वफादारों के हमले की मसम्मत। और यूक्रेन ने किया बड़ा ड्रोन अटैक। रूस ने किया दावा, चटा दी सबको धूल। चलिए करते हैं शो की शुरुआत पहली बड़ी खबर से। इजराइल गजा सीजफायर टॉक्स के लिए कतर में डेलीगेशन भेजेगा। इजराइल आखिर जंग दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहा इजराइल सीज फायर पर बात करने के लिए क्यों राजी हो रहा है? वो नरम पड़ गया है क्या, या ऐसी शर्तें रखने जा रहा है कतर में जिससे बात बन ही ना पाए और जंग फिर से छिड़ जाए? इन सवालों को यहीं छोड़ देते हैं, आपके सामने खबर पेश करते हैं। इजराइल ने तस्दीक की है कि वो कतर की दारुल हुकूमत दोहा में हमास के साथ सीज फायर एक्सटेंशन पर बातचीत करने के लिए एक डेलीगेशन भेजेगा। सैटरडे रात को, शनिचर की रात को प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये डेलीगेशन मंडे को दोहा जाएगा ताकि नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाया जा सके। नेगोशिएशंस को क्यों? आप तो राजी नहीं थे। ये फैसला उस डेवलपमेंट के बाद आया है जब हमास की एक टीम ने कायरो में इजिप्शियन ऑफिशियल्स के साथ सीजफायर के दूसरे फेज पर बातचीत की है। हमने आपको सुबह के एपिसोड में बताया था, उस वक्त भी अखबारों में खबर आई थी, अरबी मीडिया आउटलेट्स के हवाले से, कि हमास एक्सटेंड करने को राजी हो गया है पहला फेज और कुछ हॉस्टेजेस को छोड़ेगा भी 2 महीने के लिए। एक और खबर यह थी, और दोनों प्रूफ के साथ थी, कि रमजान भर सीज फायर हो सकता है। पिछला एपिसोड जाकर देखिए। तो क्या उसी चीज पर बात आगे बढ़ रही है? हमास के डेलीगेशन ने जो कहा है वो सुन लीजिए। मुआहिदे की तमाम शराइत पर अमल जरूरी है, ये वो कहता है हमास। दूसरे फेज की नेगोशिएशंस फौरन शुरू की जाएं, बॉर्डर क्रॉसिंग्स खोली जाएं और गजा में रिलीफ मटेरियल किसी भी रुकावट या शर्त के बगैर भेजा जाए। हमास के स्पोक्सपर्सन अब्दुल लतीफ अल कानू ने एक दिन पहले ये कहा था कि दूसरे फेज की नेगोशिएशंस शुरू होने के इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। मैंने आपको इसके बारे में सुबह के सबसे पहले बुलेटिन में बता दिया था। अब पिछली खबर के आखिरी हिस्से को आगे बढ़ाते हुए एक और खबर आपको दिखाते हैं, इसी में जोड़ देते हैं। हमास ने अपनी डिमांड्स दोबारा वाज़ेह कर दी हैं, साफ कर दी हैं और गजा से मुकम्मल इजरायली विड्रॉल का मुतालबा किया है कि इजरायली फौज को पूरी तौर पर गजा से बाहर निकलना होगा। हमास चाहता है कि इजराइल पूरी तरह से गजा को छोड़ दे। ज़ायनिस्ट कैदियों यानी कि होस्टेजेस को फ़लस्तीनी कैदियों के साथ तब्दील किया जाए, यानी कि एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, और ये गारंटी दी जाए, ये सब हमास चाहता है, और ये गारंटी दी जाए कि इजराइल फिर से गजा पर मिलिट्री एग्रेशन स्टार्ट नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा। हमास के स्पोक्सपर्सन हाजिम कासिम ने यह बयान इतवार को दिया जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने मुकम्मल विड्रॉल को बार बार रिजेक्ट कर दिया। यानी हमास और नेतन्याहू दोनों पुष्पा राज के रोल में आ चुके हैं और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। हमास के स्पोक्सपर्सन हाजिम कासिम ने कहा कि कतरी और मिस्री मीडिएटर्स के साथ दूसरे फेज के लिए डिस्कशंस जारी हैं। दूसरे फेज के लिए अगर हमास के ऑफिशियल और हमास की बात को दुनिया के सामने रखने वाले स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि दूसरे फेज की बातचीत के लिए डिस्कशंस जारी हैं और ये डिस्कशंस शुरू हुए तो इसराइल को ऐसे झुका हुआ माना जाएगा। लेकिन हमास पहले फेज को एक्सटेंड करने पर राजी नहीं है, जो इसराइल चाहता है, जो जनवरी में शुरू हुआ था और जिसका मकसद तेल अवीव के 15 माह से जायद चल रही गजा वार को खत्म करना था। यानी इसराइल की जो जंग गजा पर थी उसे खत्म करने के लिए तो जनवरी में सीज फायर हुआ था। अभी पिछले शनिचर खत्म हो गया, पिछले शनिचर को, लेकिन वो उस हफ्ते वाले। लेकिन इसराइल आगे बढ़ ही नहीं रहा है। खैर, हम आगे बढ़ जाते हैं, वेस्ट बैंक की बात कर लेते हैं। गजा से आगे बढ़ते हैं 50 किलोमीटर उस तरफ। वेस्ट बैंक में इजरायली आर्मी की नई मिलिट्री रेड्स, कम से कम जो है उसमें 16 फलस्तीनियों को आज फिर गिरफ्तार किया गया है नई मिलिट्री रेड्स में। इजरायली आर्मी ने संडे को, इतवार को, मकबूजा वेस्ट बैंक में नई मिलिट्री रेड्स को अंजाम दिया। 16 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। काफी तोड़फोड़ भी की गई। रेड्स के दौरान रमल्ला के सिलवाड और देर कद्दीस के इलाकों से
6 फलस्तीनी गिरफ्तार किए गए। इसराइली आर्मी ने रमल्ला सिटी और इसके आसपास के इलाकों में भी कई घरों पर छापे मारे और कम से कम 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसी कुछ खबरें रमल्ला के अलावा तुबास से भी हैं। तुबास भी एक बड़ा अहम कदीमी शहर है। यहाँ अल फारा रिफ्यूजी कैंप है। इस रिफ्यूजी कैंप में वो लोग रहते हैं जिनसे 1948 में उनके घर और ज़मीन छीन लिए थे इजरायली सेटलर्स ने। 3 लोग यहाँ भी मिलिट्री रेड में गिरफ्तार हुए। मकबूजा वेस्ट बैंक में सूरत हाल पहले से कशीदा है। फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से गजा स्ट्रिप पर इसराइल ने जो जंग शुरू की थी उसके बाद से कम 930 फ़लस्तीनियों की मौत वेस्ट बैंक में हुई है और तकरीबन वेस्ट बैंक से 7,000 लोग जख्मी होने की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। उनके इलाज चले। अब 2 खबरें सीरिया से। सीरिया के सदर अहमद अल-शरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की सिक्योरिटी और सूरत हाल दोनों काबू में है, कोई मुश्किल नहीं है, माफी मुश्किल। सीरिया के सदर अहमद अल-शरा ने संडे को कहा कि मुल्क के समुद्री इलाकों में जो सिक्योरिटी वाकयात पेश आए थे वो काबू में आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब जितने भी चैलेंजेस हैं वो उम्मीद के मुताबिक हैं, कोई ऐसे नहीं है जो हमें चौंका दे। अल-शरा ने कहा कि बहुत सी मुश्किलात आ सकती हैं मगर हमें कौमी इत्तेहाद और अमन बरकरार रखना होगा। ये तमाम बातें वो सीरिया की तमाम आवाम से कह रहे थे, हर फिरके से। उन्होंने अलावी फिरके के लोगों से कहा कि हम इस मुल्क में एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं और मिलकर आगे भी बढ़ सकते हैं, तो फिर ये झगड़ा क्यों करना। एक तरीके से सोशल इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं अल-शरा, जबकि हकीकत इससे पार भी हो सकती है। पिछले कुछ दिनों में लताकिया और टार्टस के समुद्री इलाकों में सिक्योरिटी टेंशन्स बढ़ गई हैं। ये अटैक्स असद रजीम के वफादारों की तरफ से किए गए, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है अल-शरा के लिए। अटैक्स ने सिक्योरिटी पेट्रोल्स, चेक पॉइंट्स और हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया, जिसमें जानी और माली दोनों तरह का नुकसान हुआ। इस लड़ाई में दोनों तरफ से अब तक 700 से ज़्यादा लोग मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इनमें सबसे बड़ी तादाद लताकिया और टार्टस में रहने वाली सिविलियंस की है, जिनमें अलावी फिरके के ज़्यादातर लोग हैं। अब सीरिया से जुड़ी हुई एक और खबर ले लेते हैं। यूरोपीय यूनियन ने बशर अल असद के बचे खुचे वफादारों और मिलिशिया की तरफ से सीरियन हुकूमती फोर्सेस पर हमलों की सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत की है। यूरोपीय यूनियन ने ईयू की फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी की लीड स्पोक्सपर्सन एनिटा हिप्पर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन सीरिया के कोस्टल इलाकों में एंटरिम हुकूमत के खिलाफ प्रो असद अफराद के हमलों की सख्त मजम्मत करता है। हम हर तरह के तशद्दुद, खास तौर पर सिविलियंस पर जुल्म के खिलाफ हैं। ईयू ने तमाम फॉरेन एक्टर्स से सीरिया की सॉवरेनिटी यानी खुद मुख्तारी, यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का एहतराम करने का मुतालबा किया है। बयान में कहा गया है कि किसी भी ग्रुप की तरफ से स्टेबिलिटी को बिगड़ने और मुसलसल अमन और इज्जतदार सियासी ट्रांजिशन को नाकाम बनाने की कोशिश कबूल नहीं की जाएगी। ये बयान ईयू का है। बयान में यह भी कहा गया कि हर सूरत में सिविलियंस की हिफाजत ज़रूरी है और तमाम एक्शंस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के मुताबिक होने चाहिए। असल में लगता है कि ये इशारा अल-शरा की हुकूमत की भी तरफ था। असल में अल-शरा की हुकूमत की फोर्सेस पर इल्ज़ाम है कि उनके इन हमलों में 500 से ज़्यादा आम लोग मारे गए हैं, जो सभी अलावी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब बात उन 3 दोस्तों की जिनका मुश्तरका दुश्मन अमेरिका है और वेस्ट है, ईरान, रशिया और चाइना। इन तीनों की नेवल फोर्सेस यानी कि नेवीज मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज करेंगी। समंदर में हलचल। ईरान, रशिया और चाइना की नेवी की मिलकर मश्क देखने को मिलेगी, एक्सरसाइज होगी, ड्रिल होगी। चाबहार के समुद्री इलाके में ये सब कुछ होगा। जॉइंट एक्सरसाइजेस का मकसद रीजनल सिक्योरिटी मजबूत करना और मैरीटाइम यानी समुद्री सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। वॉरशिप्स और कॉम्बैट वेसल्स भी मश्क में शामिल होंगे। पायरेसी और टेररिज्म के खिलाफ ट्रेनिंग दी जाएगी। मैरीटाइम ट्रेड, सिक्योरिटी और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए मुल्क आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। ये सब तो वो खबरें हैं जो छपती हैं, ये सब तो वो खबरें हैं जो नॉर्मल लोगों को पढ़ाने के लिए पेश की जाती हैं। असल मकसद है चाइना, रशिया और ईरान एक साथ अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। रशिया से ताल्लुकात वसी करना चाहता है अमेरिका, लेकिन रशिया दब के थोड़ी ना जाएगा। दिखाएगा, देखो जब हम आए थे तुम्हारे दरबार में तो कितने चौड़े में आए थे, हैं? शाम आए तो कह देना छेनू आया था। उल्टा हो गया। दूसरी तरफ
चाइना पहले ही कह चुका है हम हर तरह की जंग के लिए तैयार हैं अमेरिका से। क्यों? वो इकोनॉमिक सैंक्शंस वाली बात जो टैरिफ की थी। इधर ईरान को तो खुद डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके, परसों रात बोले खामनेई साहब को खत लिखा, उधर से आया जवाब, कोई खत नहीं मिला, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए ट्रंप। खैर, धमकी दी गई कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोको वरना जंग झेलो, मिलिट्री एक्शन। तो तीनों मिलके अपनी ताकत को दिखाएंगे इस तरफ। अब बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन जंग की। एयर डिफेंस एलिमिनेट 88 यूक्रेनियन ड्रोन्स ओवर रशियन रीजन ओवरनाइट। पिछली रात जबरदस्त तरीके से ड्रोन्स की बारिश हुई, टप 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 ड्रोन्स आके गिरने लगे रशिया की जमीन पर। बहुत से ड्रोन्स दागे गए थे यूक्रेन की तरफ से। रशिया ने यह दावा किया है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने 88 ड्रोन मारकर गिरा दिए। इनमें से 52 यूएवीज यानी ड्रोन्स सिर्फ बेलगोरोद रीजन में ही मारकर गिराए गए हैं। इसके अलावा कई और रीजन्स में, कई और सूबों में, इलाकों में जब आ रहे थे ड्रोन्स तो सभी को नीचे गिरा दिया रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने। ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है। उधर अमेरिका की बात कर लें तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। वाइल्ड फायर्स जो हैं न्यूयॉर्क में भड़क पड़े हैं। न्यूयॉर्क एक सबसे बड़े शहरों में शुमार अमेरिका की और सबसे चमचमाता हुआ। यहाँ लॉन्ग आइलैंड है न्यूयॉर्क में, यहाँ पर बुशेस में, पेड़ों में, जंगल में आग लग गई है। बस खुदा रहम करे, क्योंकि आम लोग हैं वहाँ पर, बहुत से लोग हैं और एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर अपने यहाँ के बच्चे बहुत पढ़ते हैं और पढ़ाने वाले भी अपने यहाँ के बहुत हैं, तो उन सब पर रहम करें मौला। कनाडा की लिबरल पार्टी अब अपना नया लीडर चुनने जा रही है आज। ये जस्टिन ट्रूडो जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उनका सक्सेसर होगा, उनकी जगह लेगा, क्योंकि ट्रूडो को अब आगे प्राइम मिनिस्टर के लिए लॉन्च नहीं किया जा सकता। उनके खिलाफ उनकी पार्टी में ही, लिबरल पार्टी में ही बड़ी बगावत है। तो अब ट्रूडो की जगह लिबरल पार्टी का नया चेहरा देखने को मिलेगा। क्या वो नया चेहरा आगे कनाडा में लिबरल पार्टी को इलेक्शन भी जिता पाएगा? देखते हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।